हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं 7.5 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम 16 से आगे वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 15 तक ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं। यह प्रश्नावली के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे 3 वीडियो मिल जाएंगी 7.5 के, 1 बाय 1 करके देख लेना जो भी आपका डाउट है। अब देखिए, इसको अगर इंटीग्रेशन के रूप में लिखता हूँ मैं, तो आई इक्वल टू आ जाएगा एक्स और एक्स की पावर n+1। ठीक है। अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बच्चों आप खुद सोचिए। अब तक तो क्या थे, गुणनखंड वगैरह दे रखे थे पिछले क्वेश्चनों में देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे x की पावर n आ गई और +1 है, तो इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो यहाँ पे कुछ आपको तरीका ऐसा लगाना पड़ेगा कि x की पावर n को सपोज करिए t मान लेते हैं। x की पावर n को क्या मान लेते हैं, t। तो इसका अवकलन करेंगे तो n x की पावर n-1 dx इक्वल टू क्या होगा, dt। तो dx के साथ में देखिए x की पावर n-1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो dx के साथ में कुछ भी नहीं है क्या। तो एक तरीके से आपको x की पावर n-1 को अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। x की पावर n- से अंश व हर को गुणा करने पर, क्यों गुणा कर रहे हैं समझिए, ताकि आपके पास में ये dt के लिए जो dx के साथ में x की पावर n-1 वो आ जाए। अब बताओ हमारे पास में सवाल क्या बन गया होगा, तो x की पावर n-1 dx और अपॉन में आ जाएगा x की पावर n-1 और ब्रैकेट में x की पावर n+1। थोड़ा सा और इसको देखेंगे तो ये x की पावर n-1 dx, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n+1। अब आप आगे एडजस्ट आसानी से कर सकते हो। वो यही है सके हमने सोचा था कि x की पावर n को हम t रखेंगे, तो x की पावर n को t, तो n x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt। अब देखिए x की पावर n-1 तो है हमारे पास में, x की पावर n-1 तो है, और dx के साथ में n नहीं चाहिए तो कांस्टेंट है, उसको कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अब आपका सवाल क्या बन गया होगा बताओ, x की पावर n-1 dx, इसको लिखेंगे dt बटे n, और बाकी जो बचा हुआ है इसको हमने t मान रखा है, तो t और ये t+1। इसमें n कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लो, और ये dt और बटे में t और ये t+1 है। ओके। अब इसको आप देख के क्या दिमाग में सोच रहे हो बताइए आप, ये t है और ब्रैकेट के अंदर t+1 है, तो दो लगातार गुणनखंड आ गए। अब यहाँ पे आप आंशिक भिन्न की बजाय इनके अंतर को काम में लीजिए, मतलब ये जो t और t+1 आ रहे, इनको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/n तो बाहर है, ये नीचे t है और फिर t+1 है। अब आंशिक भिन्न तो यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंशिक भिन्न के अलावा क्या आप ऊपर 1 दिख रहा है, इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन दोनों के अंतर के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, t+1 माइनस टी। अब इससे क्या होगा वो आपको अगले स्टेप में इसका जादू दिखेगा। तो एक बार t+1 के नीचे t इंटू t+1 रखेंगे, t+1 के बटे में t और t+1, और माइनस ये t और इसके बटे में t इंटू t+1 और dt। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये अलग अलग आपको क्या दिखेगा, ये 1/t दिखेगा dt, और यहाँ पे दिखेगा 1/t+1 और dt। ये समझ में आ गया होगा इतना। अब जैसे ही ये आप स्टेप देखोगे तो इसके बाद आप आसानी से इनको अवकलन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा log t माइनस log, और यहाँ पे ये हो जाएगा t+1 और ये प्लस का c। ऐसा समझ में, तो एक तरह से हम आंशिक भिन्न से बच गए, जैसे कि आपने अंश को हर के पदों में व्यक्त कर दिया। क्या क्या हमें इसको अगले में स्टेप में अलग कलर से लिख लेता हूँ। ये जो आपने स्टेप लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी को बोलते हैं अंश को हर के पदों में व्यक्त कर दिया, अंश को हर के पदों में व्यक्त कर दिया।
अब बताओ इसको लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग टी अपॉन टी प्लस वन, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे टी का मान क्या था उसको आप रिप्लेस कर दो, आपका काम हो जाएगा आसानी से। तो टी का मान था एक्स की पावर है, तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन और प्लस का सी। तो क्या क्या एक्स की पावर एन को टी रखें, इसलिए एक्स की पावर एन माइनस वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद ये जो दो गुणनखंड आगे थे ये लगातार थे टी और टी प्लस वन, और जब भी दो लगातार आ जाए और अंश में कांस्टेंट आ जाए, दो लगातार आ जाए और अंश के अंदर कांस्टेंट आ जाए, उस स्थिति में अंश को हर के पदों में व्यक्त कर लिया करो। ठीक है, आगे भी हम ऐसा लॉजिक 3-4 क्वेश्चन में लगाएंगे, तो आप ध्यान रखें ये स्टेप जो लिखा है अंश को हर के पदों में व्यक्त करने वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको आई के इक्वल टू लिखोगे, तो ये है cos x dx बटे में 1 माइनस साइन x, और यहाँ पे है 2 माइनस साइन x। अब देखिए ऊपर cos x है नीचे साइन x है, तो एक काम तो कर सकते हैं, यहाँ पे साइन x को t रख लेते हैं। क्या करते हैं, साइन x को t, ये हो जाएगा cos x dx और इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब आपके पास में एक क्वेश्चन बन गया होगा, ए डी टी ऊपर आ गया cos x dx और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी और ये हो जाएगा 2 माइनस टी। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए अंश अभी भी कांस्टेंट है और हर के अंदर दो गुणनखंड लगातार आ गए, तो अब आप यहाँ पे अब देखो इसके अंश को हर के पदों में व्यक्त कैसे करेंगे ये आपको सोचना है यहाँ पे। तो 1 माइनस टी और यहाँ पे 2 माइनस टी। अब इन दोनों का अंतर कितना है, एक है, तो हम एक जो है अंतर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये 2 माइनस टी और यहाँ पे 1 माइनस टी और डी टी। अब इनको भी आप सॉल्व करोगे तो 1 ही निकल के आएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड में डाल देंगे, तो 2 माइनस टी इसके बटे में डालेंगे तो 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, ये 1 माइनस टी और इसके बटे में 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी। ठीक है, ये अलग अलग हमने इसको देख लिया डिवाइड करके। अब बताओ आगे क्या करो, तो आगे आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन 2 माइनस टी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और ये डी टी माइनस दूसरा बन जाएगा 1 माइनस टी कट जाएगा तब 2 माइनस टी और ये डी टी। आगे दोनों ये अलग अलग, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग 1 माइनस टी और ध्यान रहे नीचे -1 भी आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो लॉग 2 माइनस टी और नीचे ये -1 और ये प्लस का सी। अब इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के कारण से प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला पार्ट पहले लिखते हैं, तो 2 माइनस टी और ये लॉग 1 माइनस टी और प्लस सी। अब इसको आगे देखेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से 2 माइनस टी और नीचे 1 माइनस टी प्लस सी। अब टी का मान रख दो, टी क्या था साइन एक्स था, तो 2 माइनस साइन एक्स और बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। टी का मान हमने रख दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी एक तरीके से हम यहाँ पे आंशिक भिन्न करने से बच रहे हैं। आंशिक भिन्न यहाँ पे लगा सकते हैं, बट आप आंशिक भिन्न की बजाय अंतर वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको फिर ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो कहीं के टाइम ज्यादा जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप में से कई बच्चे केवल इस वजह से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आपका ये क्वेश्चन डाउट में कहीं कहीं रहा होगा। ठीक है, तो पहले आप जब इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखोगे आई इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx। अब देखो अंश और हर के अंदर अगर आप देखोगे तो घातें समान है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ऐसे ही नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये घातें बराबर है। अगर घातें बराबर है तो ये कैसा फलन है,
अनुचित फलन है। और आप भी जानते हो, पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन में लॉजिक लगाया है कि अनुचित फलन हो तो हमें भागफल विधि से सॉल्व करते हुए उसको उचित बनाना होता है। तो यहाँ पे भागफल विधि लगाऊंगा मैं। तो बताइए भाग लगाएंगे तो कितना होगा, ये x² प्लस 3 और ये दूसरा वाला पार्ट कितना है, x² प्लस 4 है। इसका मुझे भाग देना है किसमें, x² प्लस 1 और x² प्लस 2 के अंदर। अब डायरेक्टली भाग तो जाएगा नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x की घात 4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 7x² प्लस के 12 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे x की घात 4 प्लस 3x² और प्लस का 2। अब इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस के 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4x² और ये माइनस का 10। अब आपको ये पता है कि अंश को हम हर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा 1 और ये दोनों माइनस है तो माइनस आगे ले लेते हैं। शेषफल कितना है, 4x² प्लस 10 माइनस आगे ले लिया है और बटे में भाजक, भाजक क्या है x² प्लस 3 और ये x² प्लस का 4। ऐसा ठीक है। अब आप देख समझ सकते हो कि यहाँ पे ये 1 के बराबर हो गया, यानी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कहने का मतलब 1 माइनस 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 और x² प्लस 4, ये दो पद देखते हुए इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे जैसे 1 का तो कोई में दिक्कत है नहीं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैंने आपको ये सेकंड वाला पार्ट दिख रहा है 4x² प्लस 10 और बड़े में x² प्लस 3 और x² प्लस 4, इसको आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा 4x² प्लस 10 और डिवाइड में x² प्लस 3 और x² प्लस 4 है। ठीक है। अब इसको आप आंशिक भिन्न में लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं a x² प्लस 3 और b x² प्लस 4। देखो वैसे तो यहाँ पे ax प्लस बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री है। अगर आप ax प्लस बी और b की जगह cx प्लस डी लिखोगे तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसमें x का गुणांक दोनों साइड से 0 आएगा, तो बचेगा केवल कांस्टेंट ही। इसलिए मैंने डायरेक्टली a एंड b लिखा है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके गुणनखंड तो होने चाहिए थे ax प्लस बी, मतलब ऐसे होने चाहिए थे आंशिक भिन्न में, और ये होना चाहिए था cx प्लस डी। बट आप जब सॉल्व करोगे तो x का गुणांक और c का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे a दिख रहा है और इधर x का गुणांक c दिख रहा है सेकंड वाले केस में, तो दोनों वैल्यू 0 आ जाती है तुलना करने के बाद में। तो बचता है केवल कांस्टेंट पार्ट b, अंदर से d बचता है। अब ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के साथ में कि यहाँ पे हम केवल a लिखेंगे और यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे b। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, ये 4x² प्लस 10 तो है बटे में जो पार्ट आया x² प्लस 3 और x² प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 3 x² प्लस 4 और यहाँ पे देखेंगे तो a के साथ में x² प्लस 4, b के साथ में x² प्लस 3, हर वाला पार्ट कट जाएगा। 4x² प्लस 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x² के साथ में a प्लस b और कांस्टेंट पार्ट देखेंगे तो 4a प्लस 3b आगे। अब यहाँ पे तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 4 आ जाएगी। ठीक है। और 4a प्लस 3b इसकी वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट पार्ट 10 है। अब आप इनको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3a प्लस 3b 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और यहाँ पे 4a प्लस 3b, ये कितना है 10। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का a और इधर आ जाएगा 2,
तो कहने का मतलब ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 2। अब ए की वैल्यू -2 है तो बी कितना आएगा बताओ? तो बी वैल्यू आ जाएगी 6। ए की वैल्यू -2 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए और इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ से आगे सॉल्व करिए। तो कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आगे वाला पार्ट कंफ्यूज नहीं करे लिखते समय। अब बताओ ये 4x² + 10 है और बटे में x² + 3 और x² + 4 लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो a/x² + 3 है, a की जगह -2 है तो -2/x² + 3। b कितना है 6 तो 6 और यहाँ पे x² + 4। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख लेते हैं तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? समाकलन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के अंदर 1 -2/x² + 3 और 6/x² + 4 और यहाँ पे ये dx। कोई दिक्कत? अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो dx माइनस प्लस 2 आगे आ जाएगा dx ये x² और इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। इसमें 6 माइनस साइन है इसलिए -6 हो जाएगा dx और इसको लिख सकते हैं x² + 2 का स्क्वायर। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन dx का कितना होगा x। अब x² + a² कौन सा फॉर्मूला होता है? tan वाला। तो 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स x/√3। इसमें देखेंगे 6/a का मान 2 है तो tan इनवर्स x/2 प्लस का c। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। समझ गए होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो आई होप आपको अब ये समझ में अच्छे से आ गया होगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90। अब अगर इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे तो ये दिखेगा 2x अपॉन में x² + 1 और यहाँ दिखेगा x² + 3 और ये dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए ऊपर 2x है, ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और अगर आपके दिमाग में आया है तो ये आना चाहिए कि x² को हम t रख लेते हैं तो 2x dx क्या हो जाएगा dt। अब आप बताओ ऊपर 2x dx दिख रहा है वो तो बन गया dt और बटे में क्या बन गया t + 1 और यहाँ पे t + 3 है कि नहीं। अब नीचे t + 1 और t + 3 है, ऊपर कांस्टेंट पार्ट है। जब अंश कांस्टेंट आ जाए और हर के अंदर अगर कुछ गैप कांस्टेंट दिख रहा है तो पहले उस गैप को चेक करिए कितना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों के बीच में 2 का गैप है तो हम क्या करते हैं इस 2 को ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अंतर है 2, इस 2 को इनके अंतर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो t + 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं t + 1 और अपॉन में t + 1 और यहाँ पे t + 3 और dt। अब आगे इसको लिख सकते हैं अपन i = लिखेंगे तो ये 1/2 तो आगे रहेगा। एक बार t + 3 के नीचे दोनों को लिख देते हैं। कौन को? 2 t + 1 यहाँ पे t + 3। अब दूसरा ये t + 1 है, ये लिखते हैं इसके नीचे t + 1 और ये t + 3 और उसके बाद dt है इस ब्रैकेट के बाद। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो t + 3 से t + 3 कट जाएगा तो 1/t + 1 बच जाएगा। अगले में देखेंगे तो 1/8t + 3 बच जाएगा और ये dt साइन लगा दिया। अब 1/t + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log t + 1 माइनस ये हो जाएगा log और t + 3 प्लस का c। इसको आप देख सकते हो log के अंदर
टी प्लस 1 और ये टी प्लस 3 लॉग की प्रॉपर्टी से। अब टी की वैल्यू क्या आती है इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 1/2 लॉग टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये प्लस का सी आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कैसे पहुंचा। और हमने यहाँ पे मेन आंशिक भिन्न से बचने के लिए क्या किया है, ये आंशिक भिन्न का शॉर्टकट लगा दिया है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, आंशिक भिन्न का शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए। ये कब लगता है, जब अंश कांस्टेंट हो जाए और हर के अंदर दो गुणनखंड आ जाए और दोनों के बीच में कुछ फासला आपको आसानी से पता लग जाए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पहले तो आप आई के इक्वल टू देखोगे तो ये दिखना चाहिए एक्स की पावर 4 - 1 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स की पावर 4 - 1 के आप गुणनखंड तो कर सकते हो। इसे गुणनखंड हमने पहले भी किए एग्जीक्यूशन में, तो ये ऐसे आते हैं एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। लेकिन इससे आपको बचना है, ये नहीं करना है क्योंकि ये काफी लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो इसे आपको बचना है। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इस x की पावर 4 को t माने तो x की घात 3 ऊपर नीचे होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, x की पावर 3 से अंश व हर, अंश और हर को गुणा करने पर, अब अंश और हर को क्या करते हैं, x की पावर 3 से गुणा करते हैं। तो ऊपर तो x की घात 3 और नीचे एक x है ऑलरेडी, तो ये x की पावर 4 और x की पावर 4 - 1 से हो जाएगा। अब आप x की पावर 4 को t मान लेते हैं, तो 4x³ dx इक्वल टू dt। x³ dx तो है तो इसको लिख दो dt/4। अब बताइए आपका सवाल क्या बन गया होगा, तो ये बन गया होगा dt/4 t और t - 1। इसमें से 1/4 तो बाहर ले लेते हैं, तो dt बटे में t और t - 1 है कि नहीं। अब आगे आपको इंटीग्रेशन करते समय देखना है कि हर कांस्टेंट के अंश फिर से कांस्टेंट आ गया है, दोनों के बीच में एक का फासला है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे फासले को यहाँ पे ऊपर व्यक्त कर सकते हैं, t यहाँ t - 1 और ब्रैकेट के बाद dt और नीचे t और t - 1। ठीक है, क्या क्या मैंने अंश को हर के पदों में व्यक्त कर दिया। अब एक बार t के डिवाइड में दोनों लिख देते हैं, t और t - 1 और अगले में t - 1 के बटे में लिख लेते हैं। अब t और ये t है तो इसमें क्या आ जाएगा 1/t - 1 और यहाँ से आ जाएगा 1/t, अलग अलग कर दिया। अब बताओ प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो log t - 1 और यहाँ पर log t और प्लस का c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो log x - y की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो t - 1/t और प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या है, x की पावर, देखो t की वैल्यू क्या है, x की पावर 4, तो यहाँ पर t की जगह x की पावर 4 रख दो। तो आपको समझ में आ गया होगा मेन इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो हमने लिखा है x की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करना। ऐसा काम हमने क्वेश्चन नंबर 16 में भी किया था, जिसमें x की पावर n नीचे था, तो हमने x की पावर n - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था, याद है। तो वो स्टेप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/e की पावर x - 1 है और ये dx है। ठीक है, अब वापिस से e की पावर x को सपोज करिए t मानते हैं, तो उसका e की पावर x dx होगा, जो कि हमारे पास में ऊपर e की पावर x है नहीं। तो हम क्या करते हैं, e की पावर x से अंश व हर को गुणा। अब e की पावर x से अंश और हर को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x dx, नीचे e की पावर x और e की पावर x - 1। अब हम क्या करेंगे, e की पावर x को t रख लेंगे,
तो आ जाएगा ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपका सवाल क्या बन गया होगा, ऊपर डी टी और नीचे टी और टी माइनस वन। वापिस पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखो, यहाँ पे भी टी इंटू टी माइनस वन था और यहाँ पे भी क्या है, सेम टी इंटू टी माइनस वन। तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, इनका अंतर में व्यक्त कर लेना है, टी और टी माइनस वन। ठीक है, अब देखो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे, एक बार टी के नीचे इसको लिखेंगे तो हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह वन बाई टी और यहाँ पे हो जाएगा वन बाई, पहले वन बाई टी माइनस वन होगा और अगले में वन बाई टी और बार क्या डी टी है। ठीक है, इस समझ में आ गया वो। अब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे लॉग टी माइनस वन और ये टी और प्लस का सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, लॉग एक्स माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पे पुट कर लो, तो टी की वैल्यू ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए की पावर एक्स और प्लस का सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखें 16 से लेके 21 तक, इनमें हमने आंशिक भिन्न कहीं भी नहीं लगाया। देखो सबके अंदर अंश को हर के पद में व्यक्त कर दिया है, सब क्वेश्चन के अंदर सेम अंश को हर के पद में व्यक्त किया। तो आपको ध्यान रखना है अंश को हर के पद में कब व्यक्त करते हैं। आप चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो, जब हर के गुणनखंड दे रखे हो 2 और अंश कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अंश को हर के पदों में व्यक्त करते हैं। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखेंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑप्शन सामने दे रखे हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो हमारे पास में एक्स डी एक्स एक्स माइनस वन और यहाँ पे x माइनस टू है। तो सीधी सी बात है, दो गुणनखंड दे रखे हैं हर के अंदर और अंश वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगा सकता जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। अब आपको प्रॉपर आंशिक भिन्न पे जाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। लघुत्तम ले लेते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। यहाँ से तैयार करेंगे तो ए ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ए की वैल्यू चाहिए तो एक्स की जगह 1 रख दो, तो 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस टू और बी का गुणांक तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, बताइए जरा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। समझ पा रहे हो, ये -1 गुणा ए है तो माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू -1। अब एक्स इक्वल टू 2 रख दो, तो 2 इक्वल टू ए का गुणांक तो 0 हो जाएगा और बी के गुणांक में 2 - 1 यहाँ पे इस जगह रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास में बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बी की वैल्यू 2। अब आपके पास में जो x अपॉन एक्स माइनस वन और x माइनस टू, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, तो आपको -1 बटे एक्स माइनस वन प्लस 2 बटे एक्स माइनस टू। अब आप समाकलन कर दो, जब समाकलन की बात आएगी तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और 2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का लॉग एक्स माइनस वन प्लस 2 लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर देखिए, ठीक है, इस जगह से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ऊपर की तरफ आई इक्वल टू, ये जो 2 है ये आगे आया है, इसका मतलब लॉग के अंदर ही जा सकता है। तो पहले मैं पॉजिटिव वाला पार्ट लिख रहा हूँ, तो एक्स माइनस टू का वर्ग लिख सकते हैं और माइनस लॉग एक्स माइनस वन। अब लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बन रहा है, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है, तो एक ही लॉग के अंदर एक्स माइनस वाई यानी एक्स बटे वाई हो जाएगा।
तो x माइनस 2 का वर्ग और बटे में x माइनस 1 प्लस का c। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, log x माइनस 2 का वर्ग और बटे में log x माइनस 1 प्लस c। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो आई इक्वल टू dx और x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाया था वैसे लगाना है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और साथ में क्या एक्स है, तो हमने क्या किया था, ऊपर नीचे एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया था। तो सेम यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं दिमाग लगा के कि एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे तो ऊपर एक्स होना चाहिए था, जबकि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक्स से अंश व हर को गुणा कर देते हैं। अब x से अंश और हर को गुणा करेंगे तो x dx और नीचे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू dt बटे 2 बन जाएगा। अब आपका सवाल क्या होगा, dt बटे 2 में ये 1/2 तो आगे आ गया, ऊपर dt और बटे में t और t प्लस 1। अब देखो फिर से आपका अंश कांस्टेंट हो गया और हर के अंदर दो गुणनखंड लगातार है। तो अब हम लिख सकते हैं t प्लस 1 माइनस टी dt और ब्रैकेट में t इंटू टी प्लस 1। अब अलग अलग बटे में लिख दिया जाए, क्या किया जाए, अलग अलग बटे में इसको लिख लिया जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 1/t और 1/t प्लस 1 और dt। 1/2 इसको इंटीग्रेशन में log t और यहाँ पे 1/2 log t प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ओके, अब आप t की जगह क्या रख सकते हो, बताओ। t की जगह हम क्या रख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में एचम किया था एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव है इसलिए मोड लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 इसके आगे भी है और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। लगाना हो तो मोड लगा दो, हालांकि इसमें लगाने की जरूरत है नहीं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद में ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, इसको आगे ले लो, 2/2, यानी ये हो जाएगा अब log मोड एक्स, क्या हो जाएगा, log मोड एक्स माइनस यहाँ पे 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो log मोड एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको 7.5 से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी, डाउट थे, वो इन वीडियो को देख के सॉर्ट आउट हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, समस्या है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में 7.6 खंडस समाकलन देखे। ठीक है, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू।